सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेके आया हूँ फुटाला फाउंटेन पे। जी हाँ, आप देख सकते हैं नज़ारा। यहाँ पे काफ़ी क्राउड आया हुआ है और ये जो पोर्शन है स्पेशली मीडिया के लिए है और NIT वालों के लिए है। तो हमको इसलिए एंट्री मिल गई क्योंकि हम मीडिया से भी है। तो आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पे फुटाला का फाइनल टेस्टिंग होने वाला है और इसके बाद जो यहाँ के मेन अधिकारी है वो लोग इसको पास करेंगे, अप्रूव करेंगे या नॉन अप्रूव करेंगे। फिर ये शो पूरे देश भर के लिए ओपन हो जाएगा और सब लोग यहाँ पे आके टिकट लेके खरीद पाएंगे। तो ये आज टेस्टिंग शो है और टेस्टिंग शो में देखिए आप काफ़ी क्राउड आया है, पीछे आप देख सकते हैं सब लोग बिल्कुल वीडियो बनाने के लिए रेडी पड़े हैं, बैठे हैं। तो मुझसे जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए।
इतिहासाला आधी अंत नसतोच. इतिहासाची एक सुरुवात शोधायला गेलो तर आणखीन एक सुरुवात सापडते. प्रत्येक सुरुवातीच्या आधी अशा कितीतरी सुरुवात वाटावे अशा घटना सापडतात. क्षितिजाला पकडायला जाण्याचा प्रयत्न करण्यासारखा आहे. कधीही हातात येत नाही, पुढं पुढं जात राहत. फुटाळा तलावाच्या काठावर बसून जर आपण नागपूरच्या इतिहासाला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला तर बघूया आपण कुठवर जातोय ते. क्या बात है. नागपूर हे नाव पहिल्यांदा इसवी सन 940 म्हणजे 940 AD मध्ये वर्धा जिल्ह्यातल्या देवडी गावात एका ताम्रपटावर कोरलेलं आढळलं. पण नागपूर हे नाव आलं कुठून? इतिहासात त्याचे दोन दाखले सापडतात. एक तर हे गाव किंवा शहर जे काही असेल त्यावेळी नाग नदीच्या किनाऱ्यावर वसलं होतं, यावरून याचं नाव नागपूर असं पडलं. किंवा दुसरं असं की नाग नावाची आदिवासी जमात इथं वास्तव्य करीत होती, त्यावरून त्याचं नाव नागपूर असं पडलं असावं. रामायणामध्ये असा उल्लेख आहे की विंध्य आणि सातपुडा पर्वतांच्या रांगांमध्ये एक घनदाट जंगल होतं जे दंडकारण्य या नावानं प्रसिद्ध होतं. यात नागपुराचा समावेश होता आणि हे विदर्भातलं एक महत्वपूर्ण शहर होतं. इसवी सन 250 मध्ये वाकाटक वंशाचा राजा विंध्य शक्ती यानं विदर्भात आपलं राज्य स्थापन केलं. त्याच्यानंतर त्याचा नातू रुद्रसेन द्वितीय यांनी सुवर्ण युगातील चंद्रगुप्त द्वितीय याची मुलगी प्रभावती सोबत विवाह केला. रुद्रसेन द्वितीय जास्त काळ जगला नाही, तेव्हा त्याचा मुलगा दिवाकर सेन गादीवर बसला. तो वयानं लहान होता म्हणून प्रभावतीनं राज्यकारभार हाती घेतला आणि आपल्या वडिलांच्या राज्यातून काही मोठ्या अधिकाऱ्यांना बोलावून घेतलं. एक मिलिटरी म्हणजे लष्करी आणि एक सिव्हिल म्हणजे नागरी व्यवस्था सांभाळण्यासाठी. जे नागरी व्यवस्था सांभाळत होते ते जगद्विख्यात संस्कृतचे महाकवी कालिदासजी होते. आणि रामगिरी येथे ज्याला आता आपण रामटेक म्हणतो त्या ठिकाणी बसून महाकवी कालिदासजी यांनी मेघदूत काव्याची रचना केली. त्यामुळे महाकवी कालिदास व मेघदूत ही नावं देखील नागपूरशी जोडली गेली. इतिहासाची कूस बदलायला कधी कधी एक शतक ओलांडतं आणि काळ बदलतच असतो. 13व्या शतकात जेव्हा दक्षिणेत यादवांचं राज्य होतं तेव्हा मराठी साहित्यानं खूप प्रगती केली. नागपूरची सामान्य जनता सुद्धा तेव्हा मराठी भाषेत बोलत होती. मराठीचे पहिले कवी मुकुंदराज यांचा उल्लेखही याच काळात आढळतो. हेमाद्री नावाच्या यादव राजानं आपल्या काळात अनेक मंदिरं आणि इमारती सुद्धा बांधल्या आणि ती हेमाडपंथी स्थापत्य कला या नावानं प्रसिद्ध झाली. आदासा, अंबोरा, भुगाव, रामटेक याशिवाय नागपूर जिल्ह्यामध्ये आणि विविध ठिकाणी हेमाडपंथी मंदिरं आजही पाहायला मिळतात. परंतु 13व्या शतकाच्या अखेरीस इसवी सन 1318 मध्ये कुतुबुद्दीन मुबारक शहा यानं यादव राजा हरपाल देव याचा पराभव करून विदर्भ आणि महाराष्ट्रातील मोठ्या भागात इस्लामिक संस्कृतीची सुरुवात केली. याच कालखंडात बख्त बुलंदशाह हा सर्वात मोठा शासक मानला गेला. राजवट परिवारातल्या या शासकानं नागपूरच्या अवतीभोवती असलेली छोटी मोठी गावं जिंकून नागपूरला शक्तिशाली बनवलं.
त्यानंतर चांद सुलतान गादीवर बसला. त्यानं नागपूरला आपली राजधानी स्थापित केली. चांद सुलताननं प्रसिद्ध असा जुम्मा तलाव बांधला, शुक्रवार तलाव, ज्याला आपण आता गांधी सागर म्हणतो. इथूनच संपूर्ण शहराला पाणी पुरवठा केला जायचा. त्यानं शहराभोवती मजबूत भिंती आणि दरवाजे देखील बांधले. त्यातलं जुम्मा गेट, शुक्रवार दरवाजा, आजही अस्तित्वात आहे, ज्याला आपण आता गांधी गेट म्हणतो. जेव्हा सन 1739 मध्ये चांद सुलतानचा मृत्यू झाला, तेव्हा त्याच्या विधवा पत्नीनं राज्यकारभारासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी मराठी सरदार रघुजी भोसले यांना बोलावले. 4-5 वर्षाच्या आतच रघुजी राजांनी सर्व राज्यकारभार सांभाळला आणि मराठ्यांचं युग सुरू झालं. सन 1803 मध्ये झालेल्या इंग्रज मराठ्यांच्या युद्धामध्ये दुसरे रघुजी राजे भोसले आणि ग्वालियरचे दौलतराव सिंधिया यांनी मिळून इंग्रजांची लढाई केली. त्यात ते हारले. राज्याचा मोठा हिस्सा इंग्रजांना द्यावा लागला. इथून इंग्रजांचा काळ सुरू झाला. सन 1817 मध्ये पुन्हा इंग्रज आणि मराठा यांच्यामध्ये तिसरं युद्ध झालं. आप्पासाहेब इंग्रजांशी कसोशीनं लढले. काही काळ तात्पुरती का होईना मराठ्यांची सत्ता आली. पण सन 1853 मध्ये डॉक्टरीन ऑफ लॅप्सच्या अंतर्गत इंग्रजांनी संपूर्ण राज्य ताब्यात घेतलं. सन 1857च्या म्हणजे आपल्या पहिल्या स्वातंत्र्य युद्धाच्या बरोबर 4-5 वर्षापूर्वीची ही गोष्ट आहे. इंग्रजांचे हातपाय आता ऑक्टोबस सारखे संपूर्ण हिंदुस्थानभर पसरत होते. सन 1861 मध्ये इंग्रजांनी नागपूरला आपली राजधानी घोषित करून सेंट्रल प्रोव्हिन्सेसची स्थापना केली. सन 1891 मध्ये काँग्रेसचं 7वं अधिवेशन नागपूरला झालं. याच कारणानं स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये नवं वारं वाहू लागलं. सन 1907 मध्ये इंग्रजांनी संपूर्ण भारताचं सर्वेक्षण केलं. जसं नाभी ही शहराच्या सगळ्या नसांची केंद्रबिंदू असते, त्याचप्रमाणे नागपूरमध्ये 0 मैलाचा अर्थात 0 माईलचा दगड ठेवण्यात आला. आणि अशा प्रकारे नागपूर भारताचा केंद्रबिंदू म्हणजे सेंटर झालं. एक प्रकारे नागपूर हे भारताचं नाभिस्थानच आहे. सन 1907 मध्ये लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हे काँग्रेसच्या जहाल पक्षाचे मोठे नेते बनले. नागपूरमध्ये दादासाहेब खापर्डे, डॉक्टर बाळकृष्ण शिवराम मुंजे, डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार हे टिळकवादी विचाराचे प्रतिनिधित्व करत होते. त्याच वर्षी काँग्रेसचं अधिवेशन नागपूरमध्ये होणार होतं. या अधिवेशनाचे अध्यक्ष लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हेच व्हावे अशी लोकांची इच्छा होती. शाळा कॉलेजेसमधील विद्यार्थ्यांनी लोकमान्य टिळक, लाला लजपतराय, अरविंदो घोष, बिपिनचंद्र पाल यांच्या तस्विरी घेऊन मोर्चे काढले. नागपूरच्या मॉरिस कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांनी आपल्या युरोपियन प्रोफेसरचं स्वागत वंदे मातरम या गीतानं केलं. नागपूरच्या गल्ली बोळात कानाकोपऱ्यात वंदे मातरम हे गीत निनादले. आणि एक नवीन आंदोलन, नवीन चळवळ सुरू झाली, बायकॉट ब्रिटिश गुड्स. सन 1920 मध्ये जेव्हा लोकमान्य टिळकांचं देहावसन झालं, त्यावेळी काँग्रेसमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल, फेरफार सुरू झाले होते. महात्मा गांधीजी यांनी संपूर्ण स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाची सुरुवात नागपूरपासून 75 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सेवाग्राम या ठिकाणावर केली आणि सेवाग्राम ही त्यांची कर्मभूमी बनली. सन 1925 मध्ये विजयादशमीच्या दिवशी डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची म्हणजेच RSSची स्थापना केली, जी आज जगातील सगळ्यात मोठी स्वयंसेवी संस्था आहे. मार्च 1929 मध्ये सायमन कमिशनचे सभासद जेव्हा नागपूरमध्ये पोहोचले, तेव्हा विद्यार्थ्यांनी या कमिशनच्या विरुद्ध आंदोलन केले, मोर्चे काढले आणि 14 जुलै रोजी हिस्लॉप कॉलेजच्या इमारतीवर आपला राष्ट्रीय ध्वज फडकवला गेला. 16 एप्रिल 1930 रोजी नागपूर वॉर काउन्सिल तयार केली गेली.
12 ऑगस्ट 1942 रोजी नागपूरच्या इतवारी भागातील रेल्वे गोदामाला आणि पोस्ट ऑफिसला आग लावण्यात आली. ही घटना क्विट इंडिया म्हणजेच भारत छोडो या आंदोलनाचा एक भाग होती. सन 1942 मध्ये जेव्हा काँग्रेसनं क्विट इंडिया ही चळवळ सुरू केली त्यावेळी नागपूरनं संपूर्ण शक्तीनिशी त्या चळवळीला साथ दिली. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी हिंदुस्थान स्वतंत्र झाला. नागपूरच्या ऐतिहासिक सीताबर्डी किल्ल्यावर राष्ट्रध्वज फडकवला गेला. 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूरमध्ये 3,80,000 लोकांनी बुद्ध धर्म स्वीकारला. दीक्षाभूमी हे नागपुरातील एक मोठे पावन स्थळ आहे. आणखीन एक विशेष बाब म्हणजे अशी की रॉयल बेंगॉल टायगरसाठी सुद्धा नागपूर हे शहर प्रसिद्ध आहे. नागपूरला संत्रा नगरी या नावासह टायगर कॅपिटल ऑफ इंडिया या नावानं देखील संबोधलं जातं. प्रिंट मीडियाच्या क्षेत्रात देखील नागपूरचं योगदान मुळीच कमी नाही बरं का. देशसेवक या नावानं पहिलं मराठी वृत्तपत्र सन 1907 मध्ये नागपुरात सुरू झालं आणि सन 1922 मध्ये संस्कृत मधलं पहिलं द्वैमासिक मॅगझिन प्रकाशित केलं गेलं. प्रथित यश व प्रसिद्ध शाळा आणि कॉलेज उभारण्यात देखील नागपूरचं मोठं योगदान आहे. मुलींच्या शिक्षणासाठी नागपूरमधील सीताबर्डी येथे 1878 मध्ये पहिली मुलींची शाळा सुरू झाली. सन 1923 मध्ये नागपूर युनिव्हर्सिटीची स्थापना झाली. त्याचप्रमाणे 1947 मध्ये गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजची स्थापना झाली. ते कॉलेज त्या काळात आशिया खंडातील सगळ्यात मोठं मेडिकल कॉलेज होतं. नागपूरला मारबत नावाचा एक आगळा वेगळा सण साजरा केला जातो जो संपूर्ण हिंदुस्थानात कुठेही साजरा केला जात नाही. यामध्ये खूप प्रचंड आकाराचे वेगवेगळ्या रूपातले पुतळे तयार करून सर्व प्रकारची नकारात्मक ऊर्जा दूर व्हावी या उद्देशानं ते पुतळे नागपूरच्या प्रमुख रस्त्यावर मिरवले जातात. या पुतळ्यांना नाईक तलावावर घेऊन जातात आणि तिथं त्याचं दहन केलं जातं. ही प्रथा 100 वर्षापेक्षा जुनी आहे. श्रीराम नवमी शोभायात्रा ही सुद्धा एक सुंदर प्रथा नागपुरात पाळली जाते. श्रीराम, सीतामाई, लक्ष्मण, हनुमान यांच्या मूर्त्या ठेवून रथ सजवून नाचत गात त्याची मिरवणूक काढली जाते. हिंदुस्थानच्या प्रगतीमध्ये नागपुरातील मोठमोठ्या व्यक्तींचं योगदान आहे. नागपूरनं हिंदुस्थानच्या इतिहासाच्या कॅनव्हासवर विविध प्रकारचे रंग उधळलेले आहेत. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं म्हणजे नागपूर हे हिंदुस्थानचं बहुरंगी इंद्रधनुष्य आहे असं म्हणण्यात अतिशयोक्ती होणार नाही. आणि हे बहुरंगी रंग पाण्यामध्ये मिसळले गेले तर बहुरंग आपल्याला समोर दिसत असलेल्या तुषारांच्या पडद्यावर थुई थुई नाचत आहेत, गुणगुणत आहेत असाच भास व्हावा. इतिहास का कोई किनारा नहीं होता. एक शुरुआत ढूंढो तो उसके पीछे एक और शुरुआत मिल जाती है. हर शुरुआत के पीछे कई शुरुआत होती हैं. ये ऐसे ही है जैसे कोई क्षितिज को यानी होराइजन को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो जो कभी हाथ नहीं आता. वो आगे ही आगे चलता रहता है. फुटाला लेक के किनारे बैठकर हम अगर नागपुर का इतिहास छूने की कोशिश करें तो चलिए देखें कहाँ तक पहुँचते हैं. पहली बार नागपुर का नाम लिखा हुआ या दर्ज किया हुआ मिलता है 940 ईस्वी में यानी 940 AD एक कॉपर प्लेट पर देवली गांव में जो आज के वर्धा जिला में है.
लेकिन नागपुर ये नाम आया कहां से? इतिहास इसके दो सबूत बताता है। एक तो ये कि ये कस्बा या शहर जो भी था उस वक्त नाग नदी के किनारे बसा हुआ था, उसी से इसका नाम नागपुर पड़ गया। दूसरा ये कि नागा नामी कबीले के लोग यहाँ रहते थे, एक ट्राइब थी, आदिवासी लोग जो नागा कहलाते थे, उनकी वजह से इसका नाम नागपुर पड़ा। रामायण में जिक्र आता है कि वंध्या और सतपुड़ा के बीच में घना जंगल था जो दंडकर्ण के नाम से मशहूर था, और नागपुर उसमें शामिल था, और ये भी विदर्भ का एक अहम कस्बा था। 250 ईस्वी मतलब एडी में वाकाटक वंश के राजा विंध्या शक्ति ने विदर्भ में अपना राज स्थापित किया। उनके बाद उनके बेटे के बेटे यानी पोते रुद्रसेन दोम यानी रुद्रसेन भी सेकंड स्वर्ण युग के चंद्रगुप्त दोम की बेटी प्रभावती से शादी की। रुद्रसेन ज्यादा दिन जिंदा न रह सके तो उनके बेटे दिवाकर सेन गद्दी पर बैठे। लेकिन अभी कम उम्र थे, इसलिए प्रभावती ने राजपद संभाला और पिता के हाथ से कुछ बड़े ओहदेदारों को बुलवाया, एक मिलिट्री और एक सिविल यानी फौजी और शहरी इंतजाम संभालने के लिए। जो शहरी इंतजाम संभाल रहे थे वो विश्व प्रसिद्ध संस्कृत के महाकवि कालिदास थे। रामगिरी जिसे अब हम रामटेक कहते हैं, वहां बैठकर मेघदूत की रचना की। ये नाम भी नागपुर से जुड़ गया। इतिहास की करवट भी कभी कभी एक सदी लंबी हो जाती है और दौर बदल जाते हैं। 13वीं सदी में जब दक्षिण यादव राज के तहत था, मराठी लिटरेचर ने बहुत तरक्की की और नागपुर की आम जनता की जबान मराठी ही थी। पहले मराठी कवि मुकुंदराज का जिक्र भी उसी सदी में मिलता है। हेमाद्री नाम के यादव राजा ने अपने जमाने में बहुत से मंदिर और दूसरी इमारतें बनवाई और वो हेमाड़पंथी आर्किटेक्चर से मशहूर हो गए। आदासा, अंबोरा, भोगांव, रामटेक, नागपुर जिला में और बहुत सी जगहों पर हेमाड़पंथी मंदिर अब भी देखे जा सकते हैं। लेकिन 13वीं सदी खत्म होते होते 1318 में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने यादव राजा हरपल देव को हराकर विदर्भ और महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से में इस्लामिक कल्चर की शुरुआत की। इस्लामिक दौर में बख्त शाह सबसे बड़ा हुक्मरान माना गया है। नागपुर के इर्द गिर्द फैले हुए छोटे मोटे गांव को जीत के एक मजबूत नागपुर बना दिया और वो राजकुमार परिवार से था। उसके बाद चांद सुल्तान गद्दी पर बैठा। उसने नागपुर को अपनी राजधानी बना लिया। चांद सुल्तान ने मशहूर जुमा तालाब बनवाया जो अब गांधी सागर कहलाता है। वहीं से सारे शहर को पानी सप्लाई होता था और शहर के गिर्द दीवारें और गेट बनाए जिनमें जुमा गेट अब तक मौजूद है और गांधी गेट कहलाता है। जब चांद सुल्तान की मौत हुई 1739 में, तब उनकी बेवा यानी विधवा ने राजपाट का एक फैसला करने के लिए मराठा राज के सरदार रघुजी भोंसले को दावत दी और 4-5 साल के अंदर ही रघुजी ने सारा राजपाट संभाल लिया और मराठों का दौर शुरू हो गया। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर
1803 में दूसरे रघुजी भोसले और ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया मिलकर अंग्रेजों से लड़े। हार गए और एक बड़ा हिस्सा राजपाट का अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। अब अंग्रेजों का दौर शुरू हुआ। में फिर तीसरी एंग्लो मराठा वॉर वो जंग हुई। अब्बा साहब जम के लड़े अंग्रेजों से। कुछ अर्सा एक आरजी सी मराठों की हुकूमत चली, लेकिन 1853 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजों ने पूरा राजपाट संभाल लिया। ये हमारी आजादी की पहली लड़ाई 1857 से ठीक 4 साल पहले की बात है। अंग्रेजों के हाथ बॉम्ब ऑक्टोपस की तरह हिंदुस्तान में फैल रहे थे। 1861 में अंग्रेजों ने नागपुर को राजधानी बनाकर सेंट्रल प्रोविंसेस की स्थापना की। 1891 में कांग्रेस का 7वां अधिवेशन नागपुर में हुआ और उसकी वजह से आजादी आंदोलन में एक नई लहर दौड़ गई। 1907 में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का सर्वे किया और जैसे नाभि जिस्म की नसों का केंद्र होती है, वैसे नागपुर में 0 माइल पत्थर रखा गया। इस तरह नागपुर हिंदुस्तान का केंद्र बिंदु यानी सेंटर बन गया। एक तरह से नागपुर हिंदुस्तान की नाभि है। 1907 ही में लोकमान्य तिलक कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के बड़े लीडर बन गए। नागपुर में दादा साहब खापर्डे, डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मोजे, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार तिलकवादी स्कूल को रिप्रेजेंट करते थे। उसी साल कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में होने वाला था। लोग चाहते थे कि तिलक ही उसके अध्यक्ष हों। स्कूलों कॉलेजों के विद्यार्थियों ने तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल की तस्वीरें लेकर जुलूस निकाले। मॉरिस कॉलेज के विद्यार्थियों ने अपने यूरोपियन प्रोफेसरों का स्वागत वंदे मातरम से किया। नागपुर की गलियां मोहल्ले वंदे मातरम के गाने से गूंज उठे। और एक नया आंदोलन शुरू हुआ, बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स। 1920 में जब तिलक का देहांत हुआ, कांग्रेस में काफी तब्दीलियां शुरू हो गई थी। गांधी जी ने संपूर्ण आजादी के आंदोलन की शुरुआत नागपुर से 75 किलोमीटर दूर सेवाग्राम से की और सेवाग्राम को अपनी कर्मभूमि बनाया। 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ है। मार्च 1929 में साइमन कमीशन के मेंबर जब नागपुर पहुंचे तो विद्यार्थियों ने कमीशन के खिलाफ जुलूस निकाले और 14 जुलाई को हिस्लॉप कॉलेज की इमारत पर हमारा नेशनल फ्लैग लहराया गया। 16 अप्रैल 1930 को नागपुर वार काउंसिल तैयार की गई। 12 अगस्त 1942 इतवारी रेलवे गोदाम और पोस्ट ऑफिस को आग लगा दी गई। ये क्विट इंडिया आंदोलन का एक हिस्सा था। 1942 में जब कांग्रेस ने क्विट इंडिया का आंदोलन शुरू किया तो नागपुर ने जोर शोर से उसके साथ दिया। 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान आजाद हो गया। नागपुर में ऐतिहासिक सीताबंदी किले पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया। 14 अक्टूबर 1956 श्री बाबा साहेब अम्बेडकर की लीडरशिप में नागपुर में 3,80,000 लोगों ने बुद्ध धर्म इख्तियार किया। दीक्षा भूमि
नहीं, एक बड़ा पवित्र स्थल है नागपुर। शॉर्ट है शॉर्ट आज एक और चीज जिसके लिए नागपुर मशहूर है वो रॉयल बंगाल टाइगर्स है। बल्कि नागपुर को संतरा नगरी के साथ साथ टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। प्रिंट मीडिया में भी नागपुर का योगदान कम नहीं है। देश सेवक नाम से पहला मराठी अखबार 1907 में शुरू हुआ और 1922 में संस्कृत का पहला बाई मंथली मैगजीन निकाला। स्कूलों और कॉलेजों में भी नागपुर का बड़ा योगदान है। 1920 में 46 पब्लिक स्कूल थे नागपुर में। लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल नागपुर में सीताबर्डी में 1878 में शुरू हुआ। 1923 में नागपुर यूनिवर्सिटी कायम हुई। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश इन 1947 वो एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज था। नागपुर में एक अनोखा त्योहार होता है मारबत, जो हिंदुस्तान में और कहीं नहीं होता। बड़े बड़े पुतले बनाकर निकाले जाते हैं नागपुर की सड़कों पर, ये सोच के घुमाए जाते हैं कि नगर में कोई बदशुगनी, कोई बदी या बदरू ना बचे, और न एक तालाब पर ले जाकर जला दिया जाता है। ये रवायत 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। रामनवमी शोभा यात्रा एक और खूबसूरत त्योहार है नागपुर में। राम, सीता और लक्ष्मण के साथ हनुमान जी की मूर्ति लगाकर रथ सजाए जाते हैं और गाते बजाते नागपुर की गलियों में निकाले जाते हैं। नागपुर से बड़ी बड़ी हस्तियों ने हिंदुस्तान की उन्नति और तरक्की में हिस्सा लिया है। बड़े रंग देखे हैं और दिए हैं नागपुर ने अपने देश को। नागपुर हिंदुस्तान की सतरंगी है, हमारी रेनबो है। अगर ये पानी में पिघल के खुल जाए तो कुछ ऐसे ही रंग आपको दिखाई देंगे जो इस वक्त पानी के पर्दे पर रक्स कर रहे हैं और गुनगुना रहे हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो, लेकिन इस वीडियो को देखने का असली मज़ा यहाँ पे लाइव आके है, जो आंखों के सामने आपका 3D में सब चलता है पानी के पर्दे के ऊपर, वो ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है ना कि वीडियो में। ये तो बस एक वीडियो है ताकि आपको पता चले कि इस तरह का एक शो है, लेकिन यहाँ पे आके आप उनका प्रेजेंस दे के इसको फील करें तो ज़्यादा बेहतर है प्रमोशन। और कैसा लगा वीडियो आप बताइए, और इसको शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धड़ाधड़ ऐसी और अच्छे अपडेट वीडियो आपको दूंगा मैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।